की स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ब्रिगेड पुलिस। बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एक देश के नामी टॉप इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला का कहना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और आईएमएफ से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक अभी लेटेस्ट आर्टिकल उनका छपा है, जिसमें उन्होंने काफी गंभीर चिंताएं जताई है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इसके अलावा और भी जो इकोनॉमिस्ट है उनका भी कहना है कि देश में बीजेपी जो है लगातार एक के बाद एक चुनाव तो जीत रही है, लेकिन देश में जो अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था, उसकी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। और अभी हाल के दिनों में जो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, उसके कारण कितना गहरा तेल का संकट है और भी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ गए और बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे जो है उस पर सरकार कोई काम करती हुई नहीं दिख रही है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम की हालत खराब है, विदेशी निवेशक नहीं आ रहे हैं, निजी जो क्षेत्र है उसकी भागीदारी घट रही है। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जो कि उन्होंने भी बताया और कई इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों अपील की थी देश के लोगों से कि आप त्याग कीजिए देश के लिए, कम सोना खरीदें, विदेश यात्रा पर नहीं जाएं, कम डीजल पेट्रोल खर्च करें, तेल कम, रसोई में तेल कम इस्तेमाल करें, मतलब कटौती करें अपने खर्चों में। तो इससे संकेत मिला कि देश में जो अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था वो काफी खराब स्थिति में है और उसको कई इकोनॉमिस्ट भी अब इस तरह की चिंताएं जता चुके हैं। तो हमारे सामने आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर पात्रा हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और खासकर सुरजीत भल्ला ने जो कहा कि देश में जो है बीजेपी लगातार जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है, और उसके उन्होंने कई कारण गिनाए। तो आप क्या सोचते हैं कि सुरजीत एस भल्ला जो है ये जाने माने इकोनॉमिस्ट है। दूसरा बात है आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी ये मेंबर रह चुके हैं। फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर्स का जो इकोनॉमिक एडवाइजिंग काउंसिल में भी ये मेंबर थे। तो सब मिला के कि ये अंदर का बात अच्छा तरह से जानते हैं। एंड बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, वो इकोनॉमिक्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो जानते हैं। अच्छा, उन्होंने भी बोला है कि ये ऑयल शॉक नहीं है, स्ट्रक्चरल कुछ फेलियर है इकोनॉमिक्स में। और ही इज़ वेरी मच राइट कि भाई इलेक्शन के बाद इलेक्शन आप जीत रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का ऊपर आपका नज़र नहीं है। अच्छा, दूसरा बात है कि जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हैं जो जानते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। पिछले एपिसोड में भी हम डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक्स जो है वो तो अपना रंग दिखाएगा। देखिए, पॉलिटिकल जो इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, ये जो आपका परसेप्शन में बहुत चीज़ें डिपेंड करता है। इकोनॉमिक्स इतना डिपेंड नहीं करता परसेप्शंस में, वो डाटाज एंड द ग्राउंड वर्क एंड उसका जो सिस्टम है वो उस हिसाब से काम करेगा। अब इलेक्शन जीतने में आप देखिए 5-10 दिन पहले से ऐसे नैरेटिव बन जाता है, इलेक्शन जीत जाते हैं, पूरा लोग भूल जाते हैं। किसी जैसे कि चल भी रहा है ना आजकल, जो पैसा है फिर बहुत सारे एलिमेंट्स है जिस वजह से ये जीत रहे हैं। लेकिन लोगों का, हमारा देश इतना गरीब है, लोग इकोनॉमिक्स के बारे कुछ जानते नहीं है। दे आर ओनली कि मार्केट में सब्जी का दाम क्या है, गहना का मतलब सोना का क्या दाम है, कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का क्या दाम है, कंज्यूमर गुड्स का क्या दाम, इसी का ऊपर उनका जो नज़र है। लेकिन इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई कुछ इतना खास
जानते नहीं हैं। लेकिन ये जो सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है, जो एडवाइजर रहते हैं, वो अंदर का बात जानते हैं। लेकिन वो जब भी थे वहाँ पर जरूर इन्होंने बताए होंगे कि ये क्या हाल है। और ये तो आज तो स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने बोला ना कि इट इज नॉट ए ऑयल शॉक, दैट मीन्स ये पहले से है, चले आ रहा है। तो ये इतना देने का जो ये लोग में मतलब सोए रहे हैं ना, कि कैसे जो इन्वेस्टमेंट, वो देखिए वो निकल गए हैं। जो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का क्या काम है, वो डायरेक्ट जो फाइनेंशियल मार्केट को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, कि उसी तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनका, मतलब फाइनेंशियल इसमें एरिया में। और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इज ए पार्ट ऑफ द चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करे कि सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करे, एंड दे सी ऑल्सो कि किस तरह से बिजनेस मूव करेगा, दैट स्ट्रेटेजिकली दे डू इट। लेकिन जो ये जो फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो सिर्फ स्टॉक फाइनेंशियल जो एंटिटीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, देखे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है कि इट इज गोइंग वीक, दे विल जस्ट गो आउट, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उनको तो सब कुछ वहां पर फिर लगाना पड़ता है ना, चाहे मैन मशीनरीज एंड काइंड ऑफ दैट, तो ये अलग चीज है। बट प्रेजेंट सिनेरियो जो ऑयल शॉक के बारे जो ये हो रहा है, ये नहीं है। भल्ला जी का जो कहना है उनका ये है कि पहले से उनका उसी तरह से चल रहा है, जो कि उनको नजर देना चाहिए। ये इलेक्शन का चक्कर में, ये तो इलेक्शन मोड में रहते हैं 12 मंथ्स पूरा इलेक्शन हो। फिर इसके बाद पंजाब का इलेक्शन चल रहा है, पंजाब में किस तरह से किसको उठाना फेंकना करना, अभी देखो जो पॉलिटिकल सिनेरियो पंजाब में चल रहा है, तो वही है, ये जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लास्टली करेंगे क्या, 80 करोड़ जनता को कहाँ से खिलाएंगे। ये एक प्रेजेंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, इट विल नॉट रिड्यूस, यू नो। तो ये कहते हैं कि भाई जब देश में राजनीतिक स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, तो विदेशी निवेशक आते हैं, या डॉलर के दाम ही जैसे तेजी से डॉलर की तुलना में रुपये का दाम घट रहा है, विदेशी निवेशक भी भाग रहे हैं, मतलब या नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारे देश में तो आर्थिक राजनीतिक स्थिरता है। तो इसके क्या कारण है कि विदेशी निवेशक आ नहीं रहे हैं? शेयर बाजार में बहुत ही हड़कंप मचा हुआ है, अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर के दाम गिर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने बंगाल चुनाव जीता, पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसके बाद भी शेयर का दाम घट रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं। तो इसके क्या कारण है, जो कि आर्थिक स्थिरता या आर्थिक जो उथल पुथल है और राजनीतिक स्थिरता, दोनों में कोई संबंध क्यों नहीं नजर आता? हमने पिछले बार भी वही बात बताया ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ऊपर डिपेंड करता है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपका है, लेकिन जो इंटरनल जो क्राइसिस है पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में, कि आपका इंडियन इकोनॉमी इतना ग्रेजुअली वीक जो जा रहा है, आपके पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, आप इंपोर्ट का ऊपर काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं। फिर जो फॉरेन जैसे कि बताए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज एंड अदर थिंग्स आर देयर, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आएंगे। देखिए नो डाउट इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इन्वेस्टर्स आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई नहीं है। एक बार वो निकल गए मतलब बस निकल गए, ऐसा नहीं है, ये होता रहेगा। बट इट इज ए स्मॉल फेज। बट उसी टाइम में क्या है, ये ऑयल क्राइसिस है, वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वार चल रहा है, वो भी साथ में मिल गया। लेकिन इकोनॉमिक्स जो पर्टिकुलर सिनारियो जो है इंडिया का, ये आज नहीं, मैंने बताया था पिछले बार भी 2014 से 19 से ठीक था, उसके बाद वो उन्होंने ये हुआ है। लेकिन वो सब चीज़ें कि आप देखिए रिजर्व बैंक से का जो हमारा गवर्नर थे उस टाइम में 2-3 निकल भी गए हैं। इकोनॉमिक्स को चाहिए टाइम, इकोनॉमी कोई कंट्री का इकोनॉमी जो है ना, इसको टाइम चाहिए। ये ओवर पॉलिटिकल गेम नहीं है, 10-15 दिन से कोई
एक परसेप्शन डेवलप कर लिया और उससे भाई लोग वोट दे दिया, पैसा पैसा दे दो, ऐसा नहीं है। ये तो लॉन्ग रन चाहिए, इसको टाइम चाहिए, 2-3 महीना में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एक चीज है, ही इज वेरी मच राइट। जो भल्ला के बाद आजकल तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज इसी दृष्टि से कर रहे हैं कि वो अंदर में एक एडवाइजर हिसाब से, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो उनका है उसमें एक मेंबर थे। तो इसके लिए वो तो जरूर वो जो बोलेंगे वो, मैं इंडिया टुडे का भी आर्टिकल देख रहा था, अब इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे में भी उसी तरह से उन्होंने बात किया है एक लाइन में। दूसरा जो इकोनॉमिस्ट है आप देखिए, अरुण कुमार एंड बहुत सारे जो लोग हैं वो उसी हिसाब से, बात तो एक ही है, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स है। ये तो थ्योरी का ऊपर जो चीजें है उस हिसाब से, चाहे मार्केट का सेंटिमेंट लो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लो, एफडीआईज लो, इंटरनल जो है, जो कि आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो भी कम हो रहा है। बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। आप देखिए कि सपोज किसी स्टेट में आपका ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कि जैसे सिंदूर में जो कांड हुआ कि आपका ये नंदीग्राम का, तो टाटा निकल गया वहाँ से ना, जाके गुजरात में चला गया, नैनो फेनो जो फैक्ट्री था। ये इंटरनल है, ये जो इन्वेस्टमेंट है जो इंटरनली, ये भी मैटर करता है। इंटरनली भी जो बिजनेसमैन पैसा लगाएंगे वो तो सबको तो रिटर्न चाहिए ना। आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक क्यों देता है आपको, कि एक्सपेक्टिंग कि दैट ही दे विल गेट द मनी बैक एज वेल एज कुछ उनको प्रॉफिट भी होगा। तो इंटरनल इन्वेस्टमेंट जो है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वो भी रिड्यूस हो रहा है, कोई हाथ खोल ही नहीं रहे हैं। आफ्टर देखिए जैसे कि पैंडेमिक में बिजनेसमैन क्या किया, जहां पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ कोविड का, उसी टाइम में वो हाथ को क्या किया कि एक है ना, हाँ, बंद कर दिए वहीं पर, वो पैसा को फ्लो नहीं करने दिए जो बिजनेसमैन, क्यों, उनको पता है मार्केट कब खुलेगा, क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, जो फट से बंद कर दिए हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जो बिजनेसमैन बहुत चालाक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स, वो बहुत फर्साइटेड है, आगे देखते हैं। तो ये देखे कि भाई यहाँ पर इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो भी कम हो रहा है। तो अब कहाँ से है, बाहर से नहीं आ रहा है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट कम करे तो क्या करे आम आदमी। जैसे कि आप देखिए कि जो पॉवर्टी लाइन हमारा है, कि मिडलमैन जो है सैलरी का ऊपर से जिंदा रहना चाहते हैं, वर्कर्स जो, हाँ, एक बड़ा सेगमेंट के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भी पर्सनल बहुत मैंने कवर किया हूँ, जो एमएसएमई का, उसमें क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें करीबन 94% एम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप समझ सकते हो कितना है, थोड़ा सा है, 10% है कि 12%, जो भी है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, इसको कैसे पुश करना। अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि एक यूनिट एट एंड एवरेज 1-2 आदमी उसमें काम करता है, जो कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, कि छोटे मोटे चीजें हो गया, कि एक दुकान आपने खोल, ये सब चीज में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, वो तो फिर वहां पर जो चीजें है, तो ये टोटली उसको ऑर्गेनाइज्ड आप करेंगे तो फिर वो निकल जाते हैं। जैसे जीएसटी आपने लगा दिया है, से ये इकोनॉमिक कहाँ से शुरू हुआ है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये साथे साथे चलता है। ठीक है ना। आप देखिए सोशल जो आप मेजर ले रहे हैं, या पॉवर्टी इरेडिकेशन हो, जो भी है, जो स्कीम निकाल रहे हैं, वो किसका पर असर करता है, इकोनॉमिक्स का पर असर करता है ना। आपके पास पैसा है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं। ये जो फ्री वीज बोल रहे हैं, कोई स्कूटर दे रहे हैं, कोई ये कर देंगे, तमिलनाडु में 200 यूनिट भी उन्होंने छूट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, तो पैसा आएगा कहाँ बताओ। तो ये जो मेन जो मुद्दा है, बहुत सारे चीज वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडियन इकोनॉमी जो है, अब सीनरी जो चल रहा है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपका जो लेन देन है, कितना आएगा कितना जाएगा, उसमें एक जो है डीमोनेटाइजेशन, और सबसे बड़ा जो धक्का है डीमोनेटाइजेशन। छोटे बिजनेस टोटली स्टॉप हो गया। और एक चीज बताऊं कि मैं सरकार अपने स्तर पे, अब चूंकि चुनाव जीत रही है, उसको लगता है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है आर्थिक मोर्चे पे, क्योंकि चुनाव तो जीतना ही है, लोग वोट देंगे ही। मीडिया मैनेजमेंट किया हुआ है, या और अलग अलग लेवल पर पूरा परसेप्शन बना दिया है कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है।
नहीं है, विपक्षी, हाँ उनका ये भी सुरजीत भल्ला कहना है कि विपक्ष जो है बिल्कुल कमजोर हो गया है। तो बिल्कुल सरकार के बिल्कुल लिए कोई चुनौती राजनीतिक स्तर पर नहीं है, और बिल्कुल। इकोनॉमिक स्तर पर जो है उसको उसको लेके लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो हम्म, आवाज उठाएं, और छोटे मोटी आवाज जो उठती है उसको सरकार दबा देती है। तो जो छोटी मोटी आवाज है वो दब जाती है या दबा दी जाती है, और उसके बाद जो सपोर्टर हैं वो भी उसी परसेप्शन पर काम करते हैं। तो पूरा एक मतलब माहौल जो है इस तरह का कि बीजेपी मय हो गया है या मोदी मय हो गया है। तो इसके कारण सरकार को कोई जरूरत नहीं लगती है कि भाई हमें कोई ऐसा काम करने की नहीं जरूरत ही नहीं है, जब बिल्कुल चुनाव बिल्कुल जीत सही ही बात लेंगे। है। जो हमारा जो अपोजिशन है ना, जब तक अपोजिशन, जिस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रसिया से हमने तेल क्यों नहीं खरीदेंगे, इसका ऊपर कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। हम्म अमेरिका क्यों बोल रहा है कि वहां से तेल खरीदे नहीं, क्या वजह क्या है, कोई मूवमेंट हुआ नहीं हुआ। अब ईरान से जो तेल ले रहे थे, अब ईरान से क्यों नहीं लेना, कि कम क्यों हो गया है, कोई उसका ऊपर हम्म ऑपोजिशन का कोई मूवमेंट है, कोई नहीं है। और ऑपोजिशन हम्म यूनाइटेड नहीं है। ऑपोजिशन आज का डेट में उन्होंने सोच लिया है, जो ऑपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ, जितने भी ये जो केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब अखिलेश पखले, वो जानते हैं ऑपोजिशन मतलब राहुल गांधी, बस। हाँ वही जो बोलता बोलता है, वो भी क्या है, वो बस डायलॉग। वहां से वहां मूवमेंट कहाँ हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है। आप क्यों रसिया से नहीं लेंगे, क्यों ईरान से नहीं ले रहे थे, कौन समझाएगा इनको, क्यों अटैक नहीं कर रहे हो आप गवर्नमेंट का ऊपर जो एज ए ऑपोजिशन। और ये जो सेकंड लाइन में जो पब्लिक रास्ता में आने में, वो तो इमिडिएटली दे कैन डिसरप्ट, मतलब जो डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो तो इजीली खत्म कर देगा। अब तो चीफ जस्टिस का भी एक ये आ गया कि स्टेटमेंट कि भाई आप स्ट्राइक करके, इस तरह से करके कसरत पार्टी बना के अपना कैरियर खराब मत करो। इसमें क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाई ये सब फालतू चीजों में मत पड़ो। दूसरा सलाह नहीं है, धमकी है, तुम्हारे करियर खत्म कर देंगे, 10-20 को ले जाएंगे, कि एक मास ले जाएंगे और इशू कर देंगे। जैसे कि आपका ये अग्निवीर का ऊपर बिहार में हुआ था, सब तोड़ फोड़ ये सब करने के बाद उनका नाम पर एफ आई आर कर दिए। वो बोल दिए कि वहां से आप सर्टिफिकेट लेके आइए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आए पुलिस स्टेशन से। हम्म भुजा पर मांगा गया ना, तो क्या करेगा हम्म जो नीचे लेवल में। आपका अपोजिशन इतना वीक है, किसी मुद्दा पे नहीं है, सिर्फ मतलब बातें में वो कुछ बोल दिए हैं, आप कुछ बोल दिए हैं, 4-5 एफ कर लिया है, उसमें उलझा रहते हैं। और ये लोग बस किसी तरह से इलेक्शन जीत रहे हैं। तो ये कंट्री इज सफरिंग लाइक एनीथिंग। और ये जो कर रहे हैं, ये जानबूझ के, जो भी डिस्पेंसेशन में है, गवर्नमेंट में है, इकोनॉमी का ऊपर कोई नज़र नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का ऊपर, कि इकोनॉमिक्स चीज़ें का ऊपर ये सब चीज़ें है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर है, दे विल सफर ग्रेजुअली। हमें लोग ही, मतलब जो आम पब्लिक जिसको बोलते हैं, दे विल सफर। हम्म उनके पास तो पैसा है। ऐसे भी आप देखिए, जो माने हैव्स एंड हैव नॉट्स में कितना गैप आ गया है। हैव्स एंड हैव नॉट्स जो है ना, गैप बहुत है। तो यही हम्म। लोग मरेंगे। उस टाइम में भी गए थे, जो कोविड का टाइम में, और अब जो इकोनॉमिक सीरियस जो क्राइसिस है, इसमें मरे। ऑयल तो एक तो बहाना है, एक ऑयल बढ़ गया बढ़ गया। अंतिम सवाल कि आगे का क्या भविष्य, क्या कोई उम्मीद है, या सरकार नहीं कोई कदम ये- ये- उठाएगी, या जनता या विपक्ष के लेवल पर कुछ होगा? क्या किस तरह से देखते हैं अगला, नहीं मैंने आगे का देखिए, रास्ता? सुनिए, देखिए, जब तक आप लोग दोनों साइड बैठ के उसका एक सोल्यूशन नहीं निकाले ना, कंट्री तो हम्म फर्स्ट है। ये भी बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट। इंडिया मतलब कौन है इंडिया? जब नहीं रहेगा कोई चीज, लोग भीख मांगना शुरू कर देंगे। हैं, आप देखो बहुत सारे लोग आजकल ऑफिस नहीं निकाल रहे हैं। एक तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। जब वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, आपका सैलरी का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बता रहा हूँ, सैलरी का कोई ये नहीं रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हम्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ वर्क फ्रॉम होम करेगा बताओ? हम्म और इतना बड़ा कंट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप पूरा एकदम मतलब इतना इसका पर मार पड़ा है,
फिर क्या फिर किसी जगह पर शू मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसा ही भी कंस्ट्रक्शन का है, बाहर काम से है, डिलीवरी का काम है। नो, नॉट वो ओनली तो डिलीवरी, आप देखो ना, मैं बड़ा बड़ा चीज बता रहा हूँ। जो हमारा हम्म, जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है, पर्टिकुलरली अपैरल्स, गारमेंट्स, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारा ये ऑर्डर आता है, डिजाइनिंग करो, वो करो, काटो, जो भी है। वो क्या करें बताओ, वर्क फ्रॉम होम कहाँ से होगा? वो तो फैक्ट्री हम्म, जाना पड़ेगा ना। ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको एक सिस्टमेटाइज आपको काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल में जाना पड़ेगा। आप ऑपोजिशन को लीजिए साथ में, इकोनॉमिस्ट का जो है, इतने लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में बोलते हैं, इवन सुरजीत वाला, उनको बुलाइए कि क्या कुछ कैसे होगा, क्या होगा। वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर, और आप देखिएगा। हम्म, सो ये सब चीज़ म्यूचुअली करना पड़ेगा, कंट्री इज फर्स्ट। आप इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने जो बाहर से भी थोड़ा बहुत जो डाटा कलेक्ट किया है, वो बोल रहे हैं कि ऑयल गैस का कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट वो चाहे तो बहुत सारे चीज़ें आप खोल सकते हैं। आप रसिया से ले सकते हैं, ईरान से ले सकते हैं, दूसरा जगह से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको काम तो करे ना, दे शुड मूव इन दैट वे। लेकिन अपना अपना उनका है, ये जो हमारा डिप्लोमेसी है उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है बहुत चीज। वो तो इकोनॉमिक जो लोग लास्टली सिलेंडर जिसको नहीं मिलता, और आपका देश का डिप्लोमेसी, उसमें जो लिंक, ये चीज होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, तो लोगों को क्या मिलेगा? तो ठीक है, हम लोगों ने इस पर बात की कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो राजनीति है उसके साथ साथ क्यों नहीं चल रही है, या क्यों अर्थव्यवस्था पटरी पर से उतर रही है। तो बिल्कुल। इस मुद्दे पे काफी इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने चिंता जताई है, और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे भविष्य में इसमें सुधार आएगा। आप इस मुद्दे पे हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि दर्शक इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। अगर उनकी कोई राय है, उनके विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हम आगे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।